तस्वीर दिखा रहे हैं प्राचीन बावड़ी और उसके बाद अब जांच पड़ताल ये की जा रही है कि आखिर ये कितने पुराने हैं। लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती गई नई नई जानकारियां निकलकर सामने आती गई और देखने वालों की आंखें आप कह सकते हैं फटी की फटी रह गई। बावड़ी के अंदर तहखाना, कमरे का ढांचा, प्राचीन इमारत। जब जमीन की मोटी परत हटी, संभल की धरती सच बोल उठी। गलियारा मिला, दरवाजे मिले, जैसे जैसे खुदाई हो रही है कुछ ना कुछ ऐसा निकलकर सामने आ रहा है जिसकी उम्मीद संभल के लोगों को नहीं थी और न ही इस वक्त इस रिपोर्ट के देखने वालों की जानकारी में थी। दशकों से जमीन के अंदर यह सच दबा था। चंदौसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ले के बीच कूड़े के ढेर के नीचे अपने आप को खो दिया था, लेकिन अब सामने आ चुका है। ऐसे में सवाल है, ये सच इतनी देरी से सामने क्यों आया? इस स्ट्रक्चर के बारे में प्रशासन को किसने बताया? इस गुत्थी की एक एक कड़ी को सुलझाते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 46 साल बाद 14 दिसंबर को अगर कार्तिकेय मंदिर का खुलासा नहीं हुआ होता तो शायद बावड़ी के अंदर दबी ये धरोहर भी सामने नहीं आ पाती। कार्तिकेय मंदिर मिलने के बाद जांच आगे बढ़ी तो संभल में कई कुएं मिले। इसके बाद 20 दिसंबर को कार्तिकेय मंदिर और कुओं की उम्र का पता लगाने पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मंदिर की कार्बन डेटिंग की। इस कड़ी में 21 दिसंबर को जांच टीम संभल के कल्कि विष्णु मंदिर पहुंची। वहां भी कुएं का सर्वे किया। एएसआई की सर्वे टीम ने अपने सर्वे के आखिरी दिन यहां पर सबसे आखिर में कल्कि मंदिर वो पहुंचे और यहां पर ये जो श्री कल्कि भगवान का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो इंदौर स्टेट के जो महाराजा थे होलकर, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसका जो है अंदर जाकर के गर्भगृह के फ़ोटो लिए हैं और यहाँ पर मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, जो एएसआई वाले आए थे उन्होंने आज कहाँ कहाँ के फ़ोटो लिए, क्या क्या देखा? उन्होंने कुआं देखा जी, कुएं के फ़ोटो लिए। संभल के मंदिर और कुओं के कार्बन डेटिंग के दौरान हिंदूवादी नेता कौशल किशोर ने जिलाधिकारी से चंदौसी की बावड़ी को खुदाई करने की मांग की थी। हमने 2 शिकायतें करी थी। जो लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी मंदिर है उसकी नफत के लिए और जीर्णोद्धार के लिए। कौशल किशोर की शिकायत पर डीएम ने 21 दिसंबर को 2 जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई शुरू करा दी। जेसीबी मशीन जब खुदाई करने पहुंची तो मौके पर खाली जमीन थी जो कूड़े और कचरे से भर गई थी। बगल में लोगों के पक्के घर थे। कुछ मिनट की खुदाई में जो पहली तस्वीर सामने आई वो ये है। ऊपर की 2 से 3 फीट मिट्टी हटते ही एक गलियारा दिखा। जमीन के अंदर पक्के स्ट्रक्चर की खबर मिलते ही वहां पर भीड़ जुट गई। जैसे जैसे मिट्टी निकाली जा रही थी वैसे वैसे जमीन के अंदर दबे भवन का स्ट्रक्चर दिखता जा रहा था। 21 दिसंबर को देर शाम तक खुदाई के बाद यह साफ हो गया था कि धरती की गोद में कुछ तो है जिसे दशकों से दबा कर रखा गया था। 21 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर की सुबह से फिर खुदाई शुरू हुई। किस तरह से इसे और गहराई से
लगातार खोदा जा रहा है कि ताकि जो मूल स्ट्रक्चर है, जो पूरा मुख्य स्ट्रक्चर है, वो पूरा सामने आ पाए। हालांकि अभी और खुदाई हो रही है और जब ये पूरी खुदाई अब से कुछ ही घंटे बाद और स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, तब उसके बाद जाकर स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर ये बावड़ी कितनी बड़ी है, क्या स्थिति है और अंदर क्या कुछ है। दूसरे दिन की खुदाई और गहरी की गई, गलियारों से मिट्टी को हटाया गया तो बावड़ी की तस्वीरें और साफ दिखने लगी, जिसके अंदर जाकर एबीपी न्यूज के संवाददाता शिवांक ने जाकर जायजा लिया। कई सारे आले बने हुए हैं, उसके अलावा जो एक तरह से मंदिरों की जो मतलब नक्काशी हुआ करती थी वो मौजूद है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर सीधी तस्वीर है जो आपको लगातार दिखाई दे रही है। और उसके अलावा ये तस्वीर आप जरा देखिएगा यहाँ पर पिलर्स की, एक बार हम लोग जरा तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए कि किस तरह से कितने ने यहाँ पर नीचे के स्तर तक यहाँ पर हो चुकी है खुदाई, और अभी और खुदाई इसकी होगी ताकि जो इसका पूरा मूल अवशेष है, जो इसका पूरा मूल परिसर है, वो पूरा मूल परिसर दिखाई दे। एबीपी न्यूज की टीम बावड़ी की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद कर रही थी ताकि इस ऐतिहासिक भवन की जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। अब तक यहाँ पर तकरीबन 5 फीट से ज्यादा की ये पूरी बावड़ी मिल चुकी है और अभी यही बताया जा रहा है कि अभी और खुदाई की जाएगी और खुदाई के बाद बाकी की जो चीजें हैं वो चीजें मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से आधी से ज्यादा खुदाई हो चुकी है, बाकी की जो खुदाई का काम है वो लगातार किया जा रहा है। और अब आप देखिए कि इसे और गहराई से और नीचे के परिसर को लगातार खुदाई की जा रही है ताकि जो और भीतर में जो ये पूरी इमारत है, ये पूरी इमारत सामने आ पाए। खुदाई के दौरान सरकारी बावड़ी के पास सैकड़ों लोग थे जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब कैसे गई, क्या तो यहाँ बस्ती होती गई, दबाते गए इसे। कौन लोग दबाते हैं? यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो दबाते गए। कूड़ा पड़ता रहा, कुआं है, कुआं ये पुराना, बहुत पुराना कुआं है ये। सवाल है ये बावड़ी किसकी है, इस भवन को किसने बनवाया था और क्यों इसे मिट्टी में दबा दिया गया। इस सवाल का जवाब एबीपी न्यूज ने हिंदूवादी नेता और शिकायतकर्ता से पूछा। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदोसी की धरोहर है। बताया जा रहा है कि बावड़ी 400 वर्ग मीटर है। जमीन के नीचे 3 तल हैं। पहला तल ईंटों से बना, दूसरा तीसरा तल मार्बल से बना। इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। 137 साल पुरानी बावड़ी के 190 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण है। अब तक खुदाई में सिर्फ कुछ हिस्सा दिख रहा है। अगर इसके 3 तल इसी तरह नीचे दबे हैं तो इसको सामने लाने के लिए बड़ी खुदाई करनी होगी। अब इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो काम खंड में दबा दिए गए, उसकी खुदाई कराई जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर आसपास के घरों के नीचे बावड़ी के हिस्से मिलेंगे तो क्या होगा। क्या बावड़ी को असली रूप में लाने के लिए पूरे 400 वर्ग मीटर में खुदाई की जाएगी। मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में तो उसके रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं और जैसे जैसे खुदाई होता जाएगा पता चलता जाएगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा है और उसको हम लोग जो है जिला प्रशासन के सहयोग से उसको परिवर्तित रूप को पुनः उस रूप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जमीन में दबी हुई 1857 की निशानी दुनिया के सामने आ गई है। अब लोग
इस ऐतिहासिक धरोहर की कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन सवाल है कि संभल में अभी ऐसी और कितनी ऐतिहासिक निशानियां हैं, कितने मंदिर और कुएं अभी दबे हुए हैं। और अब अगली खबर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राजनीतिक दल एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरह से विरोधियों पर प्रहार करने के लिए एआई को सियासी हथियार बना लिया गया है। एआई से वीडियो बनाकर आम आदमी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो सवाल है कि आखिरकार केजरीवाल बाबा साहेब के एआई के जरिए किसे साधना चाहते हैं। सोचा था बाबा साहब का अपमान करोगे और मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बदला लोगे? आने वाला है दिल्ली चुनाव, एआई वाला दांव। वो लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपके सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे बाबा साहेब। जब छिड़ी संविधान पर जंग, आपने अपनाया नीला रंग। जब उठा बाबा साहेब के अपमान का सवाल, एआई वीडियो बनाकर केजरीवाल ने बीजेपी पर किया प्रहार। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल एआई का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों बार बार एआई से बाबा साहेब का वीडियो बनाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्यों भगवा और हरा छोड़कर आपका राजनीतिक रंग नीला हो गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि राजनीतिक दलों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां लोगों के दिल और दिमाग को प्रभावित करने के लिए कंटेंट आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। एआई के जरिए ऑडियो, वीडियो और इमेज संदेश आसानी से बनाए जा सकते हैं, इसलिए राजनीतिक दल हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके मुताबिक कंटेंट तैयार करके सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अरविंद केजरीवाल का ये अनोखा वीडियो बनाया है, जिसमें बाबा साहेब केजरीवाल को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे आम आदमी पार्टी के कई मकसद हैं। संसद में बाबा साहेब को लेकर अमित शाह की टिप्पणी के बहाने बीजेपी को घेरना, और दूसरा मकसद फिर से दिल्ली में जीतने के लिए दलितों को लुभाना। दिल्ली में सबसे ज्यादा अहम वोटर दलित समुदाय का है। दिल्ली में दलित समाज की जनसंख्या करीब 28.6 लाख है, यानी कुल जनसंख्या का 17%। दिल्ली विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 12 है। 2020 में आम आदमी पार्टी ने सभी 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी 100% आरक्षित सीट केजरीवाल के खाते में गई थी। शायद यही वजह है कि एआई के जरिए बाबा साहब का वीडियो बनाकर आम आदमी पार्टी दलित समाज को संदेश दे रही है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही नई चीज़ों की पहल की है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार करने के लिए टेक्नोलॉजी को हमेशा पॉजिटिवली यूज़ करते हैं और पॉजिटिव ही हमारा प्रचार रहता है। अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो दिल्ली में जिसके साथ दलित होते हैं उसी की सरकार बनती है। 1993 में बीजेपी 8 आरक्षित सीटों पर जीती और सरकार बनाई। 1998 में कांग्रेस ने 13 एससी आरक्षित सीटें जीती और सरकार बनाई। 2003 में कांग्रेस ने 11 एससी आरक्षित सीटें जीती और शासन किया। 2008 कांग्रेस ने 9 एससी आरक्षित सीटें जीती और सरकार बनाई। 2013 में आपने 9 एससी आरक्षित सीटें जीती और बाद में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। 2015 और 2020 में आपने सभी एससी आरक्षित सीटें जीती और सरकार बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या किसी भी दल के लिए दलित वोटर कितना मायने रखता है। आप देखते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी चुनाव के टाइम दलितों के पैर छूने को मजबूर हो जाती है, पैर धोने को मजबूर हो जाती है, नहीं तो ये उनके करीब भी ना जाए, ये सच है। और ये
हम एक ऐसे व्यक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनकी तस्वीर आपको हमारे ऑफिस में हर जगह दिख जाएगी। अमित शाह जी ने उनका संसद के अंदर अपमान किया, तो हमने अंबेडकर स्कॉलरशिप भी लॉन्च कर दी और हम अपने आइडल को एआई के थ्रू दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जानती है कि अगर दलित वोटर दूर हुआ तो नतीजे क्या होंगे, इसलिए बाबा साहेब को आइडल बनाकर प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वीडियो बनाकर आप अब जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती। जिस तरीके से ये किया जा रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। केजरीवाल जी किस हद तक जा सकते हैं वो देश की जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अरे ये हमारे महापुरुष हैं और इन महापुरुषों का इस तरीके से एआई के माध्यम से ये करना, ये दर्शाता है कि ये सत्ता के कितने लालची हैं और किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। मौका समझ के चौका मारने के चक्कर में है, पर दिल्ली की जनता समझ चुकी है अब की बार नहीं चलेगा। केजरीवाल का कोई भी पाखंड, कोई भी धोखा, एआई चला जाए चाहे कहीं चला जाए। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है और आरोप लगाया कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। इंटेलिजेंस डिजिटल टेक्नोलॉजी की नई तकनीक है जिसको रचनात्मक काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एआई का दुरुपयोग किया है और बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया है। दिल्ली चुनाव में एआई के इस्तेमाल की अभी शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी इसमें आगे निकल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी दल इसका इस्तेमाल बढ़ा देंगे और सड़क से लेकर डिजिटल की दुनिया में एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरी कुर्सी के ऊपर मेरे घर पे भी बाबा साहब अम्बेडकर इतना मानते हैं हम। और अब अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार की चर्चा है। ये चर्चा दरअसल उस वक्त और गर्म हो गई जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है। क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में पड़ गई दरार? क्या उद्धव की सेना बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी? शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर युतीमध्ये होतो तेव्हाही स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वबळावर लढाव्या अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आणि भूमिका कायम असते। कारण खाली काही जागा ज्या आम्हाला वाटत होतं आम्हाला मिळायला पाहिजे, ज्या आम्ही अधिक चांगल्या प्रकारे लढून जिंकू शकलो असतो त्या आम्हाला मिळाल्या। बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की निगाहें उसी किले को फिर फतह करने की है। आपको बता दें कि 1997 से 2022 तक शिवसेना का कब्जा रहा है। बीएमसी का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था। उद्धव भले उम्मीद में हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना दो टुकड़ों में टूट चुकी है। असली शिवसेना का तमगा एकनाथ शिंदे के पास है। उद्धव बीएमसी पर कब्जा कर अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। अघाड़ी के बाकी दल संजय राउत के बयान को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिख रहे। उन्होंने क्या कहा है मैं देखूंगा, बराबर अभी देखा नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनसे बात करूंगा कि ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण वो ऐसे निर्णय पे आ चुके हैं। वो मुझे ऐसा बताया गया कि वो चुनाव अकेले लड़ सकते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। लड़ेंगे ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, जिस लोकल बॉडी का चुनाव हमेशा वैसे भी सभी पार्टियां, जब हम लोग राष्ट्रवादी और कांग्रेस युति में थे तभी भी हम लोग अलग अलग लोकल बॉडी का चुनाव लड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा महाविकास आघाड़ी में करेंगे, जो भी उचित होगा निर्णय लिया जाएगा। बीएमसी के शिखर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी बीजेपी संजय राउत के बयान पर तंज कस रही है। संजय राउत जी के कॉन्फिडेंस के बारे में अगर संजय राउत जी को अगर पूछा जाए कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, तो वहाँ पे बोलेंगे कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनेगी और अमेरिका का राष्ट्रपति भी उद्धव ठाकरे जी होंगे। उनको अच्छी तरह पता है कि कहीं कुछ नहीं होना है। और मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता वो हिंदुत्व को मानने वाली जनता है। मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत करके आएगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना सत्तारूढ़ महायुति के तहत अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव लड़ेगी। तो जो
जो हार मिली महाराष्ट्र में, क्या ये उसका आफ्टर इफेक्ट है कि राहें अब जुदा हो रही है महाविकास आघाड़ी में? एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। बड़ी बड़ी चुनौतियों से टकराते हुए आगे बढ़ना है जिनका अंदाज, और जिनके बड़े कारनामों पर सब करते हैं